तो कश्मीर में टीवी9 भारतवर्ष पर असदुद्दीन ओवैसी का पहलगाम अटैक के बाद ये पहला इंटरव्यू आप देखेंगे जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। बस थोड़ी देर बाद 5:55 पर। लेकिन आइए कुछ और बड़ी खबरें हैं वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच कल देश के 295 शहरों में युद्ध का सायरन बजेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए कल मॉक ड्रिल की जाएगी। लखनऊ में आज इसकी तैयारी की गई। इस मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, लखनऊ से आई इस रिपोर्ट में देखिए। मॉक ड्रिल के इस वीडियो के जरिए लोगों को बताया गया कि जब हमले का सायरन बजे तो बिना देर किए वो सुरक्षित जगहों पर लेट जाएं या फिर सुरक्षित जगहों पर छिप जाएं। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं उसमें लोगों को बताया गया कि हवाई हमले के दौरान अगर कहीं आग लग जाए तो उस हालात में खुद को कैसे सुरक्षित रखें। साथ ही जहां आग लगी है वहां पानी नहीं हो तो वैसी स्थिति में किसी बोरे या मोटे कपड़े की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए। अगर कोई बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है या इमरजेंसी होती है तो उसमें कम्युनिटी, जब संसाधन सरकारी कम पड़ जाएंगे तो उसमें मिनिमम संसाधन से कम्युनिटी कैसे अपना बचाव करेगी, इमरजेंसी में कैसे घायल को ले जाना है, इसकी तकनीकी का ट्रेनिंग हम लोग लगातार देते हैं और ये दिखाने के लिए कल इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमले के दौरान किसी परिजन के घायल होने पर उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने के तरीके भी बताए गए। इस ड्रिल के जरिए लोगों को यह भी सिखाया गया कि कैसे किसी घायल शख्स का शुरुआती उपचार किया जा सकता है। इस मॉक ड्रिल और हमारी रिपोर्ट का मकसद पैनिक फैलाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। और अगली खबर जम्मू से है, जहां स्कूली बच्चों को भी हवाई हमलों से बचाव के टिप्स समझाए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू के स्कूलों में भी मॉक ड्रिल जारी है। स्कूली बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर क्लासरूम में पढ़ते समय अचानक सायरन बजने लगे तो वो तुरंत टेबल के नीचे छिप जाए। बमबारी के दौरान उन्हें किस तरह से लेटकर अपनी जान बचानी है ये भी समझाया गया। बच्चों को क्लासरूम में सिर्फ वीडियो दिखाकर ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग देकर उन हालात का मुकाबला करने का अभ्यास भी कराया गया। बच्चों को हम मॉक ड्रिल के थ्रू बता रहे हैं कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। आपने खुद को तो सिक्योर करना ही है, बाकी अगर और भी आगे आपके पीछे अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है उनको भी कैसे बचाना है। जैसे मॉक ड्रिल के थ्रू बच्चों को दिखाया गया कैसे आपने छुपना है। अगर हमारे पास यहाँ बंकर तो नहीं है, अगर जैसे सबसे पहले हम बच्चों को टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे हैं अपने आप को कैसे बचाना है। साथ ही छात्रों को यह बताया गया कि बमबारी रुकने के बाद वो स्कूल के सुरक्षित स्थानों तक कैसे पहुंचे जहां हमले के दौरान वो खुद की हिफाजत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मॉक ड्रिल के दौरान कोई साथी अगर घायल हो जाता है तो आसपास मौजूद सामानों को स्ट्रेचर के रूप में इस्तेमाल करने के तरीके भी सिखाए गए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कल देश भर में मॉक ड्रिल होने जा रही है। इसी कड़ी में आज श्रीनगर में भी एक मॉक ड्रिल की गई। इस ड्रिल के दौरान क्या कुछ हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। मॉक ड्रिल के दौरान डल लेक में एक बोट पलट जाती है और बोट में मौजूद सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी देखिए कैसे सिविल डिफेंस के जवानों से भरी एक दूसरी बोट तेजी से वहां आती है और तेजी से एक्शन लेते हुए पानी में गिरे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। यह एक्शन डल लेक में एसडीआरएफ की मॉक ड्रिल के दौरान देखने को मिला। ड्रिल के दौरान एक वार्निंग शॉट भी फायर किया गया ताकि आपदा की स्थिति में जो भी लोग आसपास मौजूद हैं वो तुरंत मदद के लिए उनके पास पहुंचे। इस दौरान सिविल डिफेंस के अधिकारी हमले के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के तरीके समझाते दिखे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। जंग छिड़ने की आशंका है। ऐसे हालात में इस तरह की ड्रिल लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि जंग के हालात में खुद के बचाव के लिए दी जा रही है। आज की ड्रिल के दौरान स्थानीय लोगों से अपील की गई कि वो कल होने जा रही मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में हिस्सा लें। और एयर स्ट्राइक से बचने के लिए सिविल डिफेंस की तैयारी बेहद जरूरी है और टीवी9 भारतवर्ष भी इसको लेकर लगातार बात कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता पुनीत शर्मा से जानिए मिसाइल अटैक के वक्त खुद को कैसे बचाएं। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग।
यहाँ पर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो सबसे पहले आपके पास जो भी बिल्डिंग मौजूद हो, जो मजबूत बिल्डिंग है, उस मजबूत बिल्डिंग के पीछे आपको जाना है और अपने आप को अंदर जो है लेकर के जाना। सबसे पहले बिल्डिंग के जितने अंदर अगर कोई दुकान भी अगर मौजूद है तो उस दुकान के अंदर आप फौरन आपको इस तरीके से घुसना होगा। सायरन बजता रहेगा और आप इस तरीके से दुकान के जितने अंदर हो सकते हैं अपने आप को सेव करने के लिए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि अगर किसी भी मिसाइल को हवा में ही डैमेज करने की कोशिश की जाती है तो जो भी शार्पनेल्स हैं उसके वो इतने अंदर तक नहीं आएंगे, वो सड़क पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी आसपास हर शहर में कोई ना कोई अंडरपास जरूर होता है, सबवे जरूर होता है। तो इस तरीके से हर शहर में सबवे बना होता है और सबवे में काफी तेजी से आपको जाना होता है ताकि, और सबवे के अंदर जाने के बाद जितना अंदर हो सके आप उसके अंदर जाएंगे और ताकि अगर कोई भी शार्पनेस है मिसाइल के तो उनसे अपने आप को बचाया जा सके। जंग की आहट के बीच देश के कई जिलों में मॉक ड्रिल होने जा रही है और इस ड्रिल में एनसीसी और स्कूल कॉलेज के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। देश जंग के मुहाने पर खड़ा है। वक्त पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को सबक सिखाने का है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने और खुद के बचाव के तरीके बताने के लिए देश के कई जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ये तस्वीर नासिक के जिला अधिकारी ऑफिस की है। यहाँ मॉक ड्रिल के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कल ड्रिल में एनसीसी और स्कूल कॉलेज के छात्र भी हिस्सा लेंगे, जिन्हें किसी भी हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दरअसल भारत में आम नागरिकों को सरकारी स्तर पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन गृह मंत्रालय सेल्फ डिफेंस के तहत राज्यों को इसके लिए आदेश दे सकता है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ऐसी मॉक ड्रिल इससे पहले साल 1971 में हुई थी। तब भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। उस समय मॉक ड्रिल जंग के दौरान हुई थी, यानी 54 साल बाद इस तरह की ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमले से निपटने के लिए लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कल होने वाली मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी है। जिला प्रशासन पूरे शहर पर कंट्रोल रूम से नजर रख रहा है। ये महाराष्ट्र के नागपुर महानगर पालिका के कंट्रोल रूम का वीडियो है, जहां से पूरे नागपुर शहर पर नजर रखी जाती है। कल होने वाली मॉक ड्रिल के लिए भी यहाँ विशेष तैयारियां की गई हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है, जहां से नागपुर के 54 चौराहों पर एक साथ अनाउंसमेंट कर सूचना दी जा सकती है। कंट्रोल रूम से पूरे नागपुर की सीसीटीवी निगरानी भी जारी है। साथ ही जगह जगह चौराहों पर एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इसके अलावा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगाया गया है, जिसका इमरजेंसी हालात में प्रयोग होगा। नागपुर फायर ब्रिगेड भी मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरह तैयार है। फायर ब्रिगेड की छोटी से बड़ी सभी गाड़ियां एक्शन मोड में हैं। समय होते ही वो ड्रिल के लिए ऑपरेशन शुरू कर देंगी। मॉक ड्रिल का मकसद आपात स्थिति में प्रशासन की तत्परता, कोऑर्डिनेशन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन सहित सभी टीमें और एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं। यह ड्रिल युद्ध, आतंकी हमले जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की क्षमता को परखने का मौका देगी। और महाराष्ट्र एनसीसी के एडीजी मेजर जनरल योगेंद्र सिंह का कहना है कि हम अपने कैडेट्स को साल भर ट्रेनिंग देते हैं और वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये हमारे बच्चों की कल जो एक्सरसाइजेज होंगी एज पर दी ऑर्डर्स, उनको जहां जहां पे भी ये प्लान तरीके से एक्सरसाइज करनी है वो कराएंगे। एंड गर्ल्स एंड बॉयज पूरे मेरे पास 7 ग्रुप्स हैं जो पूरा हिंटरलैंड, जो महाराष्ट्र के जो गांव तक हमारी रीच है और उस जगह पे ये जहां भी प्लान होगा वो एक्सरसाइज है। किस तरीके की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके के ड्रिल्स जो है वो इसमें इनको ट्रेनिंग हम देते हैं। बेसिकली एक प्रोग्राम है हमारा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक देते हैं जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन्स को, जिसमें कि उनके लिए फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, फायरिंग, साइबर ट्रेनिंग और उसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट हमारे बच्चे, चाहे वो कोई नेचुरल क्लेमिटी हो पीस टाइम में या वॉर के दौरान, अगर हमारे को कोई आदेश आएंगे, जो अगर टास्क मिलेगा उसको पूरा करने के लिए हम इनको पूरे साल कोई ना कोई ट्रेनिंग देते रहते हैं और एक सीखे हुए तरीके से उनको ट्रेनिंग कराते हैं। और महाराष्ट्र के डीजी सिविल डिफेंस प्रभात कुमार से TV9 ने खास बातचीत की है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में कल मॉक ड्रिल होगी और इसमें कई राज्य के 10,000 वॉलंटियर हिस्सा लेने वाले हैं।
सिविल डिफेंस के डीजी प्रभात कुमार इस वक्त हमारे साथ बातचीत करेंगे। मुझे सर, कल मॉक ड्रिल है, क्या क्या तैयारी आप लोग के, कितने जवान जो है इसमें शामिल होंगे? कल सिविल डिफेंस की तरफ से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में करीब 10,000 ट्रेंड वॉलंटियर्स इसमें भाग लेंगे। महाराष्ट्र के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में और मुंबई में इसकी मॉक ड्रिल की जाएगी। उसके बाद हम फीडबैक लेंगे कि कहाँ पे हमारी सिविलियन तैयारी में कोई कमी है क्या, उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। उसी जानकारी के हिसाब से हमारे पास जैसी भी फीडबैक आएगी, उसमें अगर इम्प्रूव करने की आवश्यकता रहेगी तो इम्प्रूव। सर, मुंबई में कहाँ पर होगा, कितने लोकेशन आपने डिसाइड की है? पूरे मुंबई में होगा, वार्ड वाइज होगा। वहाँ पे वॉलंटियर्स, वहाँ सबको पता है कहाँ पे उनको एक्टिवेट करना है और ट्रेनिंग के हिसाब से वहाँ पे कर रहे हैं। किन किन नियंत्रणों का आपने इसमें जो है शामिल होने वाला है, कैसे जो पब्लिक है, जो जनता है, वो पैनिक न हो इसके लिए भी क्या सब बनाएंगे? इसमें खास करके फायर सर्विसेज और मेडिकल से रिलेटेड जो भी यंत्रणा है ये लोग इसमें कर रहे हैं। थैंक यू। कैमरा साइन के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। 1971 की जंग में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर चुके कुछ सूरमाओं ने TV9 से विशेष बात की। उन्होंने बताया कि जंग के दौरान आपको क्या करना है। देखिए ये रिपोर्ट। मॉक ड्रिल उस टाइम भी ये होती थी कि जो पाकिस्तान की खबरों से मालूम पड़ जाता था कि उनकी एयर अटैक आएगी हमारे ऊपर, किसी सिटियों के ऊपर आएगी। फॉरवर्ड में तो बहुत कम होता है, कहीं टैंकों वगैरह पर वो हमला कर सकते हैं, लेकिन वो सिटी के अंदर आकर के बम्बारमेंट करने का था। तो उसी दौरान हमारे को भी पहले इत्तला मिल चुकी थी सिविल में कि लाइट ऑफ रखनी है, नाइट में कोई रोशनी नहीं जलाएगा। तो करीबन सब जगह लाइट ऑफ रखते थे। एयर अटैक जब होता है तो इसका मतलब यही है कि आप जहाँ भी है स्टैटिक खड़े हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, लेकिन घरों में नहीं होना है। घरों में होने से क्या नुकसान ज़्यादा होगा, बाहर निकल जाओगे नुकसान कम होगा। और इसके अलावा आप अपने अपने घर के सामने खाली जगह है उसमें बैंकर बना के रखो। जैसे ही सायरन बजता है बाहर निकलो, बैंकर के अंदर हो जाओ। एयर अटैक होता है तो आप है ना जो हिले नहीं, बाहर घूमे नहीं, घर से बाहर निकले नहीं, मोर्चे खोदे हुए होते मोर्चे के अंदर चले जाएं। तो भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान की रूह कांप रही है। भारत की शक्ति के सामने पाकिस्तान का टिकना नामुमकिन है। वहीं पीएमओ में आज फिर पीएम मोदी और NSA डोभाल ने रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। देखिए पाकिस्तान को बेचैन करने वाली ये पूरी खबर। कल एक बार फिर पीएम मोदी से मिले NSA डोभाल की 24 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी से मुलाकात हुई। ये मीटिंग करीब 40 मिनट चली। सोमवार शाम को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी और अजित डोभाल की बैठक हुई थी। केंद्रीय गृह सचिव भी उस बैठक में शामिल हुए। इस हाई लेवल मीटिंग में रक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। वहीं भारत की रक्षा तैयारियों को देखकर पाकिस्तान की रूह कांप रही है। भारत की शक्ति के सामने पाकिस्तान का टिकना नामुमकिन है। मोदी सरकार में भारतीय सेना की ताकत में हुए विस्तार से आतंकिस्तान के आकाओं का हलक सूख रहा है। अब पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार का वक्त आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है, जिसके बाद आज पीएम मोदी ने उन्हें इसकी बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कई दूसरे मसलों पर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बताने वाले एंथनी अल्बनीज एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के बॉस बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में अल्बनीज की पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। पीएम मोदी ने फोन कर अल्बनीज को उनकी इस शानदार जीत की बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, अपने मित्र एंथनी अल्बनीज से बात की और उन्हें उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। हम भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज के लिए एक नए जोश के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। उधर भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव है और जंग जैसे हालात हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से ये बातचीत बेहद अहम है। ऑस्ट्रेलिया भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है और कई मुद्दों पर उसने भारत का खुलकर समर्थन किया है। पहलगाम में हमले के बाद आतंक के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 70 ठिकानों का पता लगाया है। तस्वीरें आतंकी ठिकानों की है। वो आतंकी जो जन्नत में जहर की खेती करने के लिए नापाक मंसूबे लिए यहाँ छिपे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 70 ठिकानों का पता लगाया है। ये सभी हाइड आउट ऊंची पहाड़ी और जंगलों में मिले हैं। जंगलों में गड्ढे खोदकर उसको पेड़ की लकड़ी और पत्तों से ढककर ये ठिकाने तैयार किए गए थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए कई हाइड आउट चट्टानों के बीच भी बनाए थे। अब इस तस्वीर को देखिए।
हाइडआउट के अंदर चावल की बोरियां, रजाई, टोपी, कपड़े रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने 1 महीने का राशन और ढेर सारा सामान रखा था। दरअसल ये हाइडआउट्स न केवल हमलों की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, बल्कि इनका मकसद आतंकियों को लंबे समय तक सुरक्षित पनाहगाह देना भी था। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह आतंकियों ने अपने ठिकाने तैयार किए, उससे साफ होता है कि बिना लोकल मदद के ये संभव नहीं है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और ये कार्रवाई ओवरग्राउंड वर्कर्स की निशानदेही पर ही की गई है। और भारत के जल प्रहार से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। पाकिस्तान के कई इलाकों में जल संकट खड़ा हो गया है। देखिए ये लेटेस्ट रिपोर्ट। चिनाब नदी सूखी, झेलम का पानी भी थमा, न बम फटा, न मिसाइल चली, बिना युद्ध तिल तिल मरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जल संकट गहरा गया है। आतंकी मुल्क के 24 शहरों में पानी की किल्लत हो रही है। भूखी आवाम अब पीने के पानी के लिए तरसेगी। वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। चिनाब नदी का जलस्तर 15 फीट पर आ गया है। अगले 4 दिन बाद पाकिस्तान के 24 शहरों में पानी की कमी से त्राहिमाम मचेगा। 3 करोड़ पाकिस्तानी बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान की 80% आबादी पीने के लिए चिनाब नदी पर निर्भर है। फिलहाल पाकिस्तान के फैसलाबाद और हफीजाबाद में सबसे ज्यादा जल संकट है। चिनाब नदी सूखने से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। जिन्नालैंड में खरीफ फसलों के लिए संकट विकराल हो रहा है। पाकिस्तान की IRSA ने आने वाले खतरे को लेकर सचेत किया है। आशंका जताई गई है कि इस सीजन में 21% तक पानी की कमी संभव है। यानी सिंधु नदी का पानी रोके जाने का असर खरीफ फसलों की पैदावार के दौरान 11 जून के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के किसानों को पानी की भारी कमी का सामना करना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलने लगेगी। उधर जम्मू कश्मीर के सांबा में युद्ध के हालात से निपटने के लिए तैयारियां की गई हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। यहाँ पर एक बार फिर जो बंकर है, जो जहाँ पर लोग शेल्टर ले सकते हैं, उसको एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ सांबा सेक्टर में और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोरों शोरों से यहाँ पर जो काम है बंकर का वो यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश इन इलाकों में एक बार फिर दिखाता है तो उस समय पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और साथ में जो हमारे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको भी सेफ किया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कंक्रीट बंकर जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ये सांबा की तस्वीर है। अलग अलग इलाकों में इसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके का बंकर है और कितने हैं यहाँ पे कमरे बंकर में? बंकर में 2 कमरे हैं और बाथरूम साथ में है, किचन भी बनाई हुई है, साथ में सल्फेट डली हुई है। तो कितनी कैपेसिटी है लोगों की, कितनी आ सकती है? मान के चलो 50 से 60 आदमी। ये अलग अलग इलाकों में यहाँ पे तैयार किया जा रहा है? हाँ, अलग अलग जगह। तो पूरा कंक्रीट का? पूरा कंक्रीट का। तो देखिए बता रहे हैं कि पूरे कंक्रीट के बंकर जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बंकर के अंदर की तस्वीर, लेकिन आप देखिए कि पूरे युद्ध स्तर पर जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है, ताकि अगर पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश यहाँ पर रचता है तो उसको जवाब दिया जा सके। यहाँ पर 2 कमरों का यहाँ पर जो बंकर है वो तैयार किया जा रहा है। उसके साथ साथ किचन और जो वॉशरूम है उसको भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है कि अगर लंबे समय तक यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता है तो किस तरीके से लोगों को यहाँ पर बचाना है। तकरीबन 50 लोगों की कैपेसिटी जो है वो बताई जा रही है कि इस बंकर में आ सकती है। और आप देखिए कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो बंकर का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। आज करनाल में राहुल गांधी ने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पहलगाम में आतंकियों ने हत्या की थी। पूरी खबर देखिए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। राहुल गांधी ने पहलगाम में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की। नरवाल के घर पर राहुल गांधी करीब 1 घंटा 35 मिनट तक रहे और दोपहर 2:15 बजे लेफ्टिनेंट के घर से रवाना हुए। वहीं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की ट्रोलिंग के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस विषय पर राहुल गांधी या वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे एकमात्र उद्देश्य विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देना है। जो इतनी बड़ी शहादत देश के लिए जो दी, तो परिवार के
दिलों में कितना दर्द होगा वो आप समझ सकते हैं। तो ये एक पारिवारिक बातचीत रही है और एक तरीके से उन्होंने परिवार से मिलकर उनका ढांढस बंधाने का कार्य किया। दरअसल लेफ्टिनेंट नरवाल की 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शादी के 7वें दिन ही आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने उन्हें 3 गोलियां मारी थी। लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी हिमांशी ही वो महिला थी जिन्होंने सबसे पहले जानकारी दी थी कि आतंकियों ने नाम पूछकर टूरिस्टों को गोली मारी। इस हमले में 26 टूरिस्टों की मौत हुई थी। लेफ्टिनेंट की हत्या के बदले को लेकर पत्नी हिमांशी ने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है। रांची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि खुफिया रिपोर्ट मिलने के बावजूद पहलगाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। 3 दिन पहले ही हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। जब आपको इंफॉर्मेशन आता है आप प्रोग्राम कैंसल करते हो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सवालों का बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का बयान गैर जिम्मेदाराना है। मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? हमें बहुत पीड़ा हुई है। आज हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। खड़गे साहब, क्या हो गया आपको? कृपा करके कुछ तो समझिए। देश में आतंकवाद की फसल बोई और उसके लिए जिसके लिए कि आतंकवाद की उपज जो है वो एक राष्ट्रीय उद्योग बन गया हो, तो आतंकवाद की उपज को राष्ट्रीय उद्योग बनाने वाला पाकिस्तान आज पूरी तरह से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले की जांच के दौरान निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि युद्ध के समय जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। पहलगाम हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जांच के दौरान नए सुरक्षा उपायों के कारण निर्दोष स्थानीय लोग किसी तरह प्रभावित ना हो। सीएम उमर के मुताबिक इस बारे में अपनी बात उन्होंने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी है। हालात अब जो हैं उनसे हम मतलब ना इनकार कर सकते हैं, ना हम उनके तय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि कहीं पहलगाम के मामले में जो कसूरवार हैं उनको पकड़ते पकड़ते बेगुनाह लोग जो हैं इसकी लपेट में ना आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ने के लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर और तमाम कश्मीर के लोगों को जो है पकड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि जब भी युद्ध की बात होती है तो बॉर्डर इलाका होने के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। भारत के हमले के खौफ से आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि रूस की विक्ट्री डे परेड के बाद भारत का हमला संभव है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों से लेकर इस्लामाबाद तक सियासी मीनारों में इस वक्त दहशत है। पुलवामा के बाद जिस तरह से भारत ने आतंक के ठिकाने नेस्तनाबूद किए थे, उसी तरह अब पहलगाम अटैक के बाद फिर हाफिज और मसूद के शागिर्दों की कब्र खुदने वाली है। पाकिस्तान की तबाही का मंजर अब साफ दिख रहा है।
पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित को भी अब पाकिस्तान की तबाही के सपने आ रहे हैं। अब्दुल बासित का कहना है कि जंग का ऐलान हो चुका है, तारीख तय है, दिन मुकर्रर है, बस अब भारत का हमला होने वाला है। अब्दुल बासित का कहना है कि भारत अब कार्रवाई जरूर करेगा। रूस की विक्ट्री परेड के बाद भारत का हमला तय है। उन्होंने हमले की तारीख भी बताई। बासित ने कहा कि भारत का हमला 10 और 11 मई को संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत का हमला सीमित होगा और पाकिस्तान के कई इलाकों में कार्रवाई होगी। जिन्ना लैंड पर डर लाजमी है। पाकिस्तान तबाह मुल्क था, तबाह मुल्क है और बर्बाद ही रहेगा। पाकिस्तान में जब तक हुकूमतें जनरलों के हाथ की कठपुतली रहेंगी, आतंकी पाकिस्तान ऐसे ही सिसकता रहेगा, ऐसे ही पाकिस्तान की कब्र खुदती रहेगी। और भारत अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार अपग्रेड और आधुनिक बना रहा है। डीआरडीओ स्वदेशी हथियार और सैन्य उपकरण बनाने में जुटा है। डीआरडीओ की नई कामयाबी एयरशिप प्लेटफॉर्म है, जिसका सफल परीक्षण किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का हथियार और सैन्य साजो सामान में आत्मनिर्भर बनने पर जोर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इसमें डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शनिवार 3 मई को डीआरडीओ ने एक और परीक्षण किया, जिसमें स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। परीक्षण मध्य प्रदेश के शियोपुर में किया गया। एयरशिप प्लेटफॉर्म ने जानकारी जुटाने के लिए जरूरी उपकरण लेकर करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। एयरशिप प्लेटफॉर्म ने करीब 62 मिनट तक उड़ान भरी। इस दौरान एयरशिप में लगे सेंसर और उपकरणों ने जो जानकारियां जुटाई, उससे काफी ऊंचाई पर उड़ान से एयरशिप मिशन के लिए सिमुलेशन मॉडल बनाने में मदद मिलेगी। एयरशिप प्लेटफॉर्म से भारत को ऊंचाई से सर्विलांस में मदद मिलेगी। एयरशिप प्लेटफॉर्म को डीआरडीओ के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस सिस्टम से भारत की खुफिया निगरानी और रिकॉन्सेंस सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा स्वदेशी सिस्टम कुछ ही देशों के पास है।